बात करते हैं बेटा फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस की। सबसे पहले इंटरेक्शनल एनालिसिस होता क्या है? इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि अंतःक्रिया। ये क्या है? एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्लासरूम में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करती है? ऑब्जर्वेशन करती है। ठीक है, तो इंटरेक्शनल एनालिसिस का क्या है? एक ऐसी मैम पेज टेक्निक है। नंबर बता दीजिए मैम। पेज नंबर बेटा, तो क्या है, क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरेक्शनल एनालिसिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टीचर का बिहेवियर और क्लासरूम में होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, ये टीचर्स को उनके टीचिंग बिहेवियर को सुधारने और छात्रों के साथ अपने कम्युनिकेशन को और अधिक इफेक्टिव बनाने और ऑब्जेक्टिव पूर्ण बनाने में सहायता करता है। क्या समझ में आया भाई? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक टीचिंग प्रोसेस के दौरान एक टीचर का बिहेवियर कैसा है, कैसा इंटरेक्शन है क्लास के अंदर, बच्चों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है। मेन तो ये हमारे टीचिंग बिहेवियर को सुधारने के लिए और अपने उसको और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंटरेक्शनल एनालिसिस जो क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस जिसके अंदर शामिल होती है। एनकोडिंग का मतलब होता है क्लास के जितने भी इवेंट होते हैं उनको एक अच्छे ढंग से रिकॉर्ड करना, जबकि डिकोडिंग का मतलब होता है जो हमने रिकॉर्डिंग की है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना। और टीचर का जो बिहेवियर है और क्लास का जो इंटरेक्शन का जो भी पैटर्न है उसको हमें क्या करना है? स्टडी करना है और उसका एनालिसिस करना है। तो इसलिए एनालिसिस क्या है? हमारे इंटरेक्शनल एनालिसिस एक स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो क्या है, टीचर के बिहेवियर और उसकी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको सुधारने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या मीनिंग क्लियर हुआ है? क्या है भाई इंटरेक्शनल एनालिसिस? जैसे मैं आपको अभी टीच कर रही हूँ, तो इंटरेक्शनल एनालिसिस का मतलब है कि एक टीचर का क्लास के दौरान कैसा बिहेवियर है, कैसा वह बच्चों के साथ काम करा रहा है, ठीक है, क्या इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, और मैं किस तरीके से अपनी जो किस तरीके से और बेटर तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और फिर इनको क्या है, जो जो चीज़ें मेरे को लगती हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो पूरी की पूरी ये ऑब्जर्वेशन की जाती है हमारी क्लास की कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है। वही क्या है, आपका इंटरेक्शनल एनालिसिस है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखते हैं हम जो फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शनल एनालिसिस। अभी आपने किया है सिर्फ इंटरेक्शनल एनालिसिस क्या होता है। अब ये इंटरेक्शनल एनालिसिस में जो फ्लेंडर का क्या योगदान है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फ्लेंडर में क्या है, ये जो सिस्टम है फ्लेंडर ने 1959 में फ्लेंडर द्वारा मिनेसोटा एक यूनिवर्सिटीज है उसमें डेवलप किया गया। ठीक है, मिनेसोटा नाम की जो यूनिवर्सिटी है 1959 में उन्होंने इसको यहाँ पे डेवलप किया। और ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये टीचर की जो टीचिंग टेक्निक के रूप में कार्य करती है कि एक क्लास में जब भी टीचर छात्रों के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो वह अपने बिहेवियर को किस तरीके से किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि टीचर के बिहेवियर को यहाँ पर जो क्लास में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इन्होंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें से 3 प्रमुख कैटेगरी है, जिसमें आपकी टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और एक बिल्कुल साइलेंस। ठीक है, अब आप खुद देखना आपकी क्लास में यही बातें होती हैं या नहीं होती हैं। 1959 में इन्होंने ये मिनेसोटा नाम की यूनिवर्सिटी में डेवलप किया। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। ये क्या बताना चाहते थे कि एक क्लास के दौरान टीचर का और स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना, और इसके लिए इन्होंने बिहेवियर को 10 कैटेगरी में डिवाइड किया। मेन 3 कैटेगरीज हैं आपकी, कौन कौन सी? टीचर टॉक,
उसके बाद स्टूडेंट या प्यूपल टॉक, और थर्ड है साइलेंस। यही बातें होती हैं कि आपकी क्लास में मैं बोलती हूँ, आप लोगों को बोलने का मौका देती हूँ, या कभी मैं पूछती हूँ तो बच्चे बिल्कुल क्या होते हैं, साइलेंस की सिचुएशन में होते हैं। क्या एग्री हो आप? यही 3 चीजें होती हैं हमारी क्लास में। ओके, क्योंकि बेटा हर एक चीज जब आप अपने से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड इजी कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के बताना चाहती हूँ। अब देखते हैं टीचर टॉक में क्या क्या आता है। ठीक है, अब जो आप 10 कैटेगरी करोगे ना, वो टीचर टॉक में आती हैं आपकी। टीचर टॉक क्या होता है, इसको 7 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले 4 कैटेगरी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को दर्शाती हैं। देखो, टीचर टॉक यानी कि क्लास में टीचर जो भी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, ओरल बिहेवियर जो कर रहा है, आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, ये सारी चीजें आपको टीच कर रहा है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, टीचिंग बिहेवियर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, आपकी टीचिंग बिहेवियर के, सॉरी, टीचर टॉक के अंदर आती है। टीचिंग टॉक में क्या है आपकी, अब मैंने बताया आपकी टोटल 10 कैटेगरी हैं। 10 कैटेगरीज में से 7 जो कैटेगरी हैं वो तो टीचर के अंडर आती हैं, 2 कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट के अंदर आती है, और 10वीं कैटेगरी क्या होती है हमारी, साइलेंस की होती है। ठीक है, तो टीचर कैटेगरी में एक होती है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो डायरेक्ट प्रभावित होती है। तीसरी होती है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो टीचर के बिहेवियर से डायरेक्ट प्रभावित होती है, और जो डायरेक्ट प्रभावित नहीं होती, वो वाली चीजें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट प्रभावित होने वाली चीजें कौन कौन सी है, मेरा लेक्चर। अगर आज मेरा मूड खराब है तो मैं तुम लोगों पे भी गुस्सा करूंगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रभावित होता है ये मेरे बिहेवियर से। ठीक है, एक है हमारा लेक्चर। दूसरा डायरेक्शन, गिविंग डायरेक्शन, ये भी मेरे बिहेवियर पे निर्भर करती है, भाई मैं तुम्हें पॉजिटिव गाइडेंस दे रही हूँ या नेगेटिव गाइडेंस दे रही हूँ। क्रिटिसाइज, मैं बच्चों का कितना क्रिटिसाइज कर रही हूँ वो भी मेरे बिहेवियर के ऊपर है। एक आधा टीचर ऐसा होता है जो बच्चे को इतनी ज्यादा सुनाता है, इतनी ज्यादा सुनाता है, एक आधा टीचर ऐसा नहीं सुनाता भाई। ठीक है, तो सबका बिहेवियर अलग है। तो जो डायरेक्ट मेरे बिहेवियर से जो इनफैक्ट इन्फ्लुएंस होंगे उसमें क्या है, मेरा लेक्चर, मेरी डायरेक्शंस, गिविंग डायरेक्शन जो मैं आपको दूंगी, और तीसरा क्रिटिसाइज करने का तरीका, आप लोगों को मैं कितना क्रिटिसाइज कर रही हूँ, कितना क्लास में डांट लगा रही हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, थैंक यू। उसके बाद इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस कौन सी हैं भाई, एक तो टू एक्सेप्ट फीलिंग, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, कि मैं बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सेप्ट करने का मतलब, मान लीजिए आप लोगों ने कोई मुझे सजेशन दिया, ठीक है, या मान लीजिए आप आज कोई बच्चा, भाई काम, मैंने किसी को काम दिया था और नहीं करके आया वो बच्चा काम, तो वो बता देता है कि मैम ऐसे ऐसे मेरे को काम हो गया था, मुझे फीवर हो गया था। ठीक है, तो मैं अगर उसके साथ सिंपैथी पे कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या है, मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर मान लीजिए उसको डांट रही हूँ, काम नहीं किया, डंडा लगा रही हूँ, उसको कोई पनिशमेंट दे रही हूँ, तो मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो फीलिंग को एक्सेप्ट करना ये डायरेक्ट मेरे बिहेवियर को प्रभावित नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। आगे, प्रेज और इनकरेजमेंट, प्रशंसा और उत्साहवर्धन। ठीक है, पहला था भावनाओं को स्वीकार करना, ये टीचर का इनडायरेक्ट बिहेवियर में आता है कि टीचर स्टूडेंट की भावनाओं को क्या है, स्वीकार कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। भाई सब टीचर एक जैसे नहीं होते। आगे, प्रशंसा करना, प्रेज करना या एनकरेजमेंट करना, ये भी टीचर के इनडायरेक्ट तौर पे होता है। ठीक है, कि वो किसी बच्चे को प्रेज कर रहा है, एनकरेजमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, टू एक्सेप्ट एंड यूज द आइडिया ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उपयोग करना। ये भाई डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब आप मेरे को कोई भी आइडिया दे रहे हो कि नहीं मैम हमें ना इस तरीके से नहीं, हमें इस तरीके से करना चाहिए अपनी क्लास में काम, तो क्या है भाई, वो मेरी मर्जी है कि भाई मैं आपकी बात को यूज करूं, लागू करूं या नहीं करूं। तो ये क्या है, मेरे ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। आगे, और क्या करता है टीचर, टू आस्क क्वेश्चनिंग, क्या होता है आपकी क्लास में, क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, अब ना कोई
डिफिकल्टी में मत पड़ जाना। और ये किसी के मैं पहले उद्देश्य दे रखे हैं, पद्धति दे रखी है, तो कोई बात नहीं। आप मैं सबको कराऊंगी, मैं अपनी बुक से करा रही हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ पॉइंट आगे पीछे हो जाएं। आपको फ्लेंडर इंटरेक्शन का पता लग गया कि इंटरेक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक क्लास में टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, जैसे आप लोगों का मेरे साथ कैसा इंटरेक्शन है। तो फ्लेंडर ने यही सारी चीजों को डिकोडिंग और आपकी एनकोडिंग, दो तरीके से उन्होंने किया। एनकोडिंग में सारी क्लास में जो कुछ हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया और फिर देखा डिकोडिंग में कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम क्लास में कर रहे हैं, कौन कौन सी नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन हम तीन चीजें, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है इसने। टीचर टॉक, दूसरा है स्टूडेंट टॉक, और उसके बाद है आपका साइलेंस। तो इन तीन कैटेगरी में 10 सब कैटेगरीज आती हैं। पहली 7 कैटेगरी आपकी आती है किसके अंदर, टीचर टॉक के अंदर। नेक्स्ट 2 कैटेगरी आती है स्टूडेंट के अंदर, और एक होता है साइलेंस, क्लास में बिल्कुल सन्नाटा। ठीक है, तो टीचर टॉक क्या होती है, टीचर क्लास में कैसे क्या क्या करवा रहा है। तो टीचर में कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ गया, मैंने आगे पीछे करा दिए हैं आपके, कहीं आप ये बोलो कि मैम हमारा तो मैच ही नहीं कर रहा बुक में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या क्या आ गया कि आपकी फीलिंग्स को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही, आप लोगों को प्रेज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपके आइडियाज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना, ये होते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मेरा लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन और आपको क्रिटिसाइज करना, आलोचना। तो ये किसके अंदर आती है, आपकी टीचर टॉक के अंदर। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक या प्यूपल टॉक जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, छात्र वार्ता। छात्र वार्ता में क्या है भाई, छात्र क्या क्या काम करेंगे आपकी क्लास में, जो छात्रों के मौखिक व्यवहार को, इसमें जितने मेरी क्लास में स्टूडेंट हैं उनका मौखिक बिहेवियर, उनका ओरल बिहेवियर कैसा है, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लास में बच्चे क्या हैं, दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक तो स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशंस छात्रों को बोलने की एक तो छात्रों द्वारा उत्तर देना। हाँ, दो ही तो काम करते हो, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, या तो आप क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, और दूसरा काम आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो कि आप बोलने की पहल कर रहे हो। पहल करने का मतलब, मान लीजिए कोई बिल्कुल ही क्या बोलूं, मान लो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, कोई बच्चा, सब बच्चे डरते हैं, तो किसी को तो बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो ये दो तरीके आप करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो आप क्वेश्चंस का आंसर देते हो, दूसरा आप कोई भी काम करने की पहल करते हो। पहल यानी कि आपने मुझे बोल दिया कि मैम मैं कल क्लास में प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो ये आपका किसके, कौन से काम के अंदर आया, स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, यानी कि छात्रों को बोलने की पहल करना। आप लोग पहल कर रहे हो कि भाई हाँ नहीं हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि बेटा ये इंटरेक्शनल एनालिसिस ना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, तो आप साथ साथ क्लियर करो। उसके बाद थर्ड आता है आपका साइलेंस, चुप्पी। मैंने क्वेश्चन पूछा, पूरी क्लास चुप है। मैम मेरे बुक में तो है ही नहीं, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये बता, वही 10 आपको चीजें दे रखी हैं, तो नहीं दिखती। बताओ मुझे क्या डिफरेंट है। मैम आप जो पढ़ा रहे हैं, मैम आपने एक्सप्लेन किया है इसमें कि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस बताई है। इसमें फ्लेंडर ने क्या किया है, टीचर के बिहेवियर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, हाँ तो जी, इसमें ये एनालिसिस करेंगे, जो टीचर है वो उसका बिहेवियर क्लास में कैसा रहता है स्टूडेंट के प्रति, और बच्चों का टीचर के प्रति क्या बिहेवियर उनका रहता है। तो इस वेरी गुड। पूरे, हाँ जी, इस पूरे उसमें हम यही एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स तो टीचर के ऊपर बेस्ड होते हैं, 2 पार्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आपने बताया है इस टीचर के बेस पे होता है, उसमें हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। कैटेगरी पे, कैटेगरी को, जो 7 कैटेगरी है उनको डिवाइड किया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी आती है आपकी डायरेक्ट में, उसमें आती है लेक्चरिंग। जब हम टीचर क्या करते हैं, बच्चों को लेक्चर देता है, जैसे आप नॉर्मल लेक्चर दे रहे हैं, बच्चा सुन रहा है। सेकंड आता है गिविंग कमांड और डायरेक्शन। अगर टीचर का मूड ही
नेगेटिव है तो बच्चों को नेगेटिव कमांड्स देगा। अगर बच्चे का टीचर का मूड पॉजिटिव वे में है तो वो कमांड पॉजिटिव वे में देता है। तो वो डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर अपनी क्लास को पॉजिटिव बनाना चाहता है या नेगेटिव बनाना चाहता है। टीचर को गुस्सा आएगा तो मेनली टीचर क्या करते हैं, नेगेटिव वे में है तो बच्चों को थोड़ा सा डांट देगा, गुस्सा कर जाएगा। तो टीचर बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं, आज तो टीचर का मूड थोड़ा ऑफ है और आज हम इस काम को थोड़ा डिले कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो वो पूरा पूरा माहौल एक गलत माहौल बन जाता है, नेगेटिव माहौल बन जाता है। तीसरा क्या है, क्रिटिसाइजिंग। इसमें क्या होता है, टीचर पे डिपेंड करता है। जो बच्चे को गुस्सा आ रहा है, वो सॉरी टीचर को गुस्सा आता है तो डांट भी सकता है और नहीं भी डांट सकता। तो इसमें क्या होता है, कुछ टीचर्स का तो जो नेचर होता है बहुत पोलाइट होता है, वो टीचर बच्चों को नहीं डांटता। कुछ का नेचर क्या होता है, वो बच्चों को डांट दे, हाँ बेफालतू में जी, सुनाता मतलब ये रहता है। 3 प्रकार के जो आपके बिहेवियर हैं, ये डायरेक्ट टीचर के बिहेवियर से प्रभावित होते हैं, ठीक राइट है? मैम। ठीक है, तो फिर आता है इसमें आपका इनडायरेक्ट वे में, कि इनडायरेक्ट वे में टीचर की कैटेगरी को किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट वन है इसमें एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है वो बच्चों की भावनाओं को, जो फीलिंग्स होती है उनको अगर एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये टीचर पे डिपेंड करता है। सपोज दैट बच्चा कुछ और लिखना चाह रहा है कि टीचर कुछ और बताना चाह रहा है क्लास में, अगर उन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो नेगेटिव वे में जाती है। दूसरा आता है आपका इसमें प्रेस और रेनफोर्समेंट गिवन टू द पीपल्स। ठीक है, इसमें क्या करता है टीचर, क्या करता है बच्चों की प्रशंसा करता है, उनको मोटिवेट करता है। थर्ड आता है आपका एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ द पीपल एंड यूजिंग दैम इनटू हिज टीचिंग। थर्ड में कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चों ने टीचर को कुछ अपने आइडियाज बताए हैं कि मैम हम क्लास में ये भी ये कर अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अप्लाई। वो टीचर पे डिपेंड करता है इनडायरेक्ट वे में कि टीचर उनको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। थर्ड आता है, फोर्थ होता है आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, या टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकता है बाय द लेक्चर मेथड से। फिर आता है इसमें पीपल, ये तो हो गई टीचर की कैटेगरीज जो टीचर पे डिपेंड करती है सारी, और टीचर के नेचर पे डिपेंड करती है। अब आता है आपका पीपल बिहेवियर पे, कि बच्चों के बिहेवियर पे डिपेंड होता है। उसमें आता है आपका एक तो पीपल रिस्पॉन्स आता है। उसमें क्या करते हैं, टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे बच्चे उनका आंसर करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इसमें आपका प्यूपिल इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो खुद से क्वेश्चन करते हैं टीचर से और टीचर उनको खुद से आंसर करता है। ठीक है, तीसरा मोड आता है इसमें फिर हमारा साइलेंस का। इसमें क्या होता है कि मान लो टीचर्स को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बच्चों की बात समझ में नहीं आई, बच्चों को टीचर की बात समझ में नहीं आई, तो वहां पे हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है और क्लास जो है साइलेंस मोड में आ जाती है। तो सर मैम आपने अभी तक ये इतना ही बताया। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब इसमें बताओ, मुझे कुछ मुश्किल था? अब इसी चीज को आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड बना लो कि हमारी तो बुक में मिल ही नहीं रहा, हमारी तो बुक में आप जो पढ़ा रहे हो मैच ही नहीं कर रहा। बेटा हर एक बुक में हर एक व्यक्ति के, अब तुम मेरी क्लास में 40 बच्चे हो ना, मैंने जो समझाया है 40 बच्चे इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि जितना इजी वे में तुम्हें पढ़ा सकूं ताकि तुम्हें क्या हो सके, वो चीज समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपकी बुक से डिट्टो मैच करे, आपको अब पेपर में लिख के आना है। बुकिश लैंग्वेज याद रह जाएगी, मैं तो यहाँ पे आ जाऊंगी सीधा ऐसे करके पढ़ाने लग जाऊंगी। अध्यापक की कार्यकुशलता उसके शिक्षण द्वारा ज्ञात की जा सकती है, बस एडजस्ट रीड आउट करके चली जाऊंगी, तो क्या वो समझ में आ जाएगा? नहीं। आप जस्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या वो बताना चाहता है। अब पल्लवी ने अब देख के कुछ नहीं बताया, उसने जो समझ में आया। अब इस लड़की को ना ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज इसको क्या है अपने माइंड में, क्योंकि इसको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, अब अपने आप लिख के आ सकती है। अब मुझे बताइए, हाँ मैंने बोल दिया भाई, किसी की बुक में हो सकता है कुछ चीजें आगे दे रखी होंगी, किसी की बुक में पीछे। जैसे अब आपकी बुक में क्या है, इंटरेक्शनल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाए भाई, मेरी बुक में वो पीछे दे रखे हैं। पहले इन्होंने समझा दिया कि इंटरेक्शनल एनालिसिस में हम ये बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं क्लास का। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ। और ये सारी चीजें खुद से जोड़ के देखो, क्या यही होता है ना हमारी क्लास में?
एक सिचुएशन तो तुम हमेशा क्रिएट करके रखते हो, साइलेंस। है ना? तो सारी चीजें ना अपने से कनेक्ट करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब इंटरेक्शन एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया ना, तो आप खाली नहीं छोड़ के आओगे उसको। अब आ जाइए भाई, हाँ चीजें आगे पीछे सबके में मिलेंगी। अब इसको ये बताओ मुझे, अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, पल्लवी ने भी बता दिया है। अब इन पॉइंट्स को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, इन्हीं 10 पॉइंट को। उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे हम। इतना नहीं है, बहुत लंबा है ये क्वेश्चन। अब चलो तुम्हारी बात वाली भी बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके क्लास में, इंटरेक्शनल एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करना चाहते हैं हम इंटरेक्शनल एनालिसिस। इंटरेक्शन से समझ रहे हो ना कि टीचर का और स्टूडेंट का आपस में, अब जैसे तुम मेरे साथ बातचीत करो, ये इंटरेक्शन। तो सबसे पहले क्यों करना चाहते हैं हम, ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि एक टीचर का टीचिंग प्रोसेस के दौरान क्या बिहेवियर है। ठीक है, दूसरा, टीचर के बिहेवियर में और स्टूडेंट के साथ जो बिहेवियर, और स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ क्या बिहेवियर है, उसको ऑब्जर्व करना। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई गलत बिहेवियर है, मान लो टीचर का गलत बिहेवियर है तो उनको भी सुधारना पड़ेगा, अगर बच्चे का गलत बिहेवियर है तो बच्चे को भी सुधारना पड़ेगा। यानी कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पर आपकी टीचिंग प्रोसेस स्मूथली चल सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना। बस यही 3 चीजें मेन ऑब्जेक्टिव इसमें बताए हैं। ठीक है, अभी आप खुद से भी लगा सकते हो कि अब आप यहाँ पर कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब आते हैं हम, यस मैम। तो चीजों को समझो ताकि आप पेपर में उसको लिख के आ सको। और बुकिश लैंग्वेज बेटा बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी आपको, वहां पे बैठ के ना तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला। बस ये जो 10 बातें बताई है ना, जो तुम्हारी लाइफ से और मेरी लाइफ से रिलेट कर रही है, वही 10 बातें याद आएंगी आपको। अब देखो भाई, प्रोसीजर क्या है, ये तो आपने पूरा पढ़ा। आपका जो फ्लैंडर कंसेप्ट पढ़ा, ये आपने पूरा कि क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद आता है प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस सिस्टम। फ्लैंडर की जो इंटरेक्शनल एनालिसिस है उसमें आप कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। एक तो क्या है, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट, है ना, ये बात की थी कि क्लास के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है, जो इंटरेक्शनल जो मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेशन करना है, इंटरेक्शनल मैट्रिक्स का निर्माण करना है। ये अब मैं पढ़ाऊंगी तब क्लियर होएगा इंटरेक्शनल मैट्रिक्स क्या है। उसके बाद इंटरेक्शन जो मैट्रिक्स है उसको हमें इंटरप्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं हम इंटरेक्शन एनालिसिस में। क्लास में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरा दिन हम क्या करेंगे, बीच में कोई भी हम ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे, यानी कि कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करेंगे। हम जस्ट पूरी क्लास का एक दिन का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चा कैसे बिहेवियर कर रहा है, टीचर कैसे बिहेवियर कर रहा है, क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका किसका, इंटरेक्शनल एनालिसिस का। क्लियर है। अब इसमें देखो, हम कोड लिखते हैं उसमें कि क्या क्या बातें हो रही है हमारी क्लास में। इसको ना आप एनकोडिंग भी बोलते हो, एनकोडिंग डिकोडिंग जो बातें आई थी ना, तो इसको आप एनकोडिंग भी बोलते हैं। राहुल बेटा माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, जो जो चीजें हम नोट कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको नंबरिंग देते हैं। ठीक है, एक कोड लिख देते हैं। इसमें क्या है, टीचर प्रशंसा कर रहा है तो कोड हमने क्या दे दिया, 2 बात लिख दिया, 2 कोड, 2 कोड। अब यहाँ पे बात करो, मैंने 10 चीजें बताई थी ना तुम्हें।
टीचर टॉक, उसके बाद स्टूडेंट टॉक और थर्ड साइलेंस। अब हमने ऑब्जर्व किया तो मान लो टीचर क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो ये कौन सी है भाई, कौन से नंबर की है, ये 5th नंबर की है, भाषण देना। तो आपने कौन सा नंबर नोट किया, ये टीचर वाला ये वाला काम कर रहा है, हमने उसको नंबर दे दिया 5। आगे टीचर किसी बच्चे की प्रशंसा कर रहा है, तो ये कौन से नंबर पे आती है, 2nd नंबर पे, हमने कोड लिख लिया। टीचर बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 7 नंबर मार्क कर लिया, हाँ कि टीचर ये वाला काम कर रहा है। उसके बाद बच्चा आंसर दे रहा है, तो हमने क्या कोड दिया, इसको 8 नंबर दे दिया। ठीक है, साइलेंस है सभी, तो इसको क्या नंबर दिया हमने, 10 नंबर दिया। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एनकोडिंग, यानी कि मेरी पूरी क्लास में जो जो चीजें हो रही हैं उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, नंबरिंग दे रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट बात क्लियर है। फिर हम आते हैं, एक इंटरेक्शनल मैट्रिक्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ना एक बॉक्स दे रखा है, सारे के सारे बच्चे नोटबुक निकालिए, निकालिए नोटबुक। और ये जो आपको बॉक्स दे रखा है ना, जिसमें बना रखा है, उन सारी चीजों को लिखिए। सबसे पहले आपने 10 नंबर दे दिए इस साइड, ऐसे भी आप क्या है 10 नंबर लिखो, ऐसे 10 लिखो, हॉरिजॉन्टली 10 लिखो और वर्टिकल 10 लिखो। लिख रहे हो? साथ साथ लिखोगे तो बेटा ये क्लियर होएगी, ये मैट्रिक्स, नहीं तो क्लियर नहीं होएगी। क्योंकि मैं अगर लिखूंगी अब यहाँ पे तो फिर तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती। मैम फिर से बताइए क्या लिखना है। ठीक है, तो आप बनाओ, ये मैट्रिक्स बनाओ फटाफट से। और आपको पता है स्टार्टिंग में 7, फर्स्ट से 7 नंबर किस में आ गए आपके, टीचर टॉक में, अध्यापक की वार्ता में। 8 और 9 स्टूडेंट टॉक में आ गए। और 10 वाला नंबर किस में आ गया, साइलेंस। और एक बनाओ टोटल का। बना लिया? अभी ना आप रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने रिकॉर्ड किया, आपने 10 ऐसे बना लिए, 10 ऐसे बना लिए। आपने मान लीजिए टीचर टॉक चल रही है, तो टीचर ने थर्ड वाला काम क्या है, थर्ड वाला काम, एक्सेप्ट एंड यूज ऑफ आइडिया ऑफ स्टूडेंट, आपने वहां पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, या तो कि ये तीसरे वाली चल रही है, या तो इस पे आप ठीक का निशान लगा सकते हो, राइट का, या फिर आप 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि भाई क्लास में ये हो रखा। अगर पेपर में आ गया ना, ये मैट्रिक्स आपको बना के आनी है। ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल इजी है। 10 नंबर यहाँ से लो, 10 नंबर यहाँ से लो, जरूरी नहीं आपने यही बनाना है। किसी ने किसी पहले 3 में कर दिया, फिर 5 पे टिक कर दिया, फिर 4th वाले बॉक्स में 1 पे टिक कर दिया, आपकी मर्जी है। भाई टीचर कोई भी काम करवा सकता है, आपका क्या है, आप क्या कर रहे हो उसमें। पहले टीचर टॉक चल रही है, तो आप क्या है, छात्रों को और इनको क्या कर रहे हो, आप साइलेंस वाली स्थिति को छोड़ रहे हो। ठीक है, पहले वाले में मान लो आपने टीचर किसी को अप्रेज कर रहा है, तो उसके नीचे राइट का निशान लगा दिया। दूसरे स्टेप में टीचर क्या है, छात्र वार्ता कर रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, तो उसको टिक कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे दिखाइए कोई बच्चा जिसने बनाई हो। देखो आपने ये बना ली ना, अब ये जो नोट जो बुक में दे रखा है ना, उसको आप कॉपी मत करो। आप जस्ट क्या है, 10 नंबर इधर लिखो, 10 नंबर उधर लिखो, उधर का टोटल लिखो, इधर का टोटल लिखो। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है आपको।
दीक्षा बना रखी है बेटे? मैम मैम ये जो आपने एनकोडिंग और डिकोडिंग करवाया है मैम, इसे फिर से डबल रिपीट करना है, मतलब समझा दो ऊपर ऊपर से। अब बेटा समझा रही हूँ, एनकोडिंग में चल रहे हैं, डिकोडिंग में अभी नहीं पहुंचे हम। डिकोडिंग जस्ट मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट करना है हमें। एनकोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर को और टीचर के बिहेवियर को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं पूरी क्लासरूम का, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब जो क्लासरूम में चल रहा है उसको पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बस ये था हमारा एनकोडिंग में कि जो जो चीजें चल रही हैं वो पूरा का पूरा हम क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स तैयार करनी होती है। मैट्रिक्स तैयार करने के लिए अभी देखो मेरी आवाज तो नहीं आएगी बेटा, बट मैं ना मैट्रिक्स बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। हुआ है क्लियर कुछ? बस इतना बना के आना है आपको, इससे ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करके आना। मैम हो गया क्लियर, हमने बना लिया। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का दोनों को टोटल सेम आएगा ना? हाँ जी, बस मेन यही है कि दोनों को टोटल सेम आना चाहिए। अगर वहाँ पे मिस्टेक है तो हमारी फिर ये जो हम मैम ये जो टैब बना रहे हैं तो ये इसका मतलब ये गलत हो सकती है फिर। हाँ जी, लेकिन कुछ नहीं है, आप अगर टोटल ना भी करके आओ, खाली ये टिक टिक लगा के आओगे तब भी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके मैम, डन मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अब भाई यस मैम आ गया। इससे इजी वे तो मैं और कुछ करा नहीं सकती भाई। तो ये है आपकी इंटरेक्शनल मैट्रिक्स की टेबल तैयार करना। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे चल रहे हैं हम। अब है हम जो इंटरेक्शन, जो आपकी मैट्रिक्स है जो आपने बनाई है उसका, और ना आप ये मैट्रिक्स बनाओगे ना तो आप ये बता देना कि हम अपने इसको जो मैट्रिक्स है उसको 10 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 7 पार्ट हमारे टीचर टॉक के रहेंगे। मतलब जो थोड़ा सा आप लिखोगे ना, एक्सप्लेन भी तो करोगे ना अपने पॉइंट को, उसी के बाद आप ये बनाओगे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ भाई, पहले 7 पॉइंट मैं अध्यापक वार्ता के ले रही हूँ, अगले 2 पॉइंट 8 और 9 मैंने आपके स्टूडेंट टॉक के लिए हैं, और 10वां मेरा क्या है, साइलेंस वाला पॉइंट रहा है। मैंने रो और कॉलम में डिवाइड किया है इसको, ठीक है। और मैं फिर इस मैट्रिक्स के जरिए ये देख रही हूँ कि जो हमारा सीरियल नंबर फर्स्ट है उसमें हमारी टीचर की क्या क्या एक्टिविटी हुई है, टीचर के बिहेवियर की, स्टूडेंट ने कोई बिहेवियर किया है या नहीं किया है या बिल्कुल साइलेंस रहे, फिर उनका टोटल बता देते हैं आप, ठीक है। और ये जैसे तुम्हें अगर कई बार मैम मतलब मैम ये टेबल बनाने के से पहले हमें इंट्रो देना पड़ेगा, मतलब चार्ट नो तो आंसर में। हाँ, मतलब जब लिखो थोड़ा सा लिख ही सकते हो ना आप टेबल बनानी आ गई आपको, अब आप रटने की तो यस जरूरत मैम नहीं लिख है, लेंगे। आप उसी चीज को बता रहे हो कि भाई मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैंने कुछ रोज लिए हैं, मैंने कुछ कॉलम्स लिए हैं, मैंने इसमें 7 चीजों को क्या है, मैंने टीचर टॉक को दर्शाया है, और 8 से 9 को मैंने स्टूडेंट और उसको, और फिर आप बस हो गया पॉइंट पूरा। है कुछ मैम ओके मैम ओके। ठीक है। मैम ये जो टेबल बना रहे हैं तो इसमें जो क्लास में हो रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उसको बारे में। हाँ जी, आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्लासरूम में क्या चल रहा है। मैम की क्या मैम ने बोला है ये भाषण के थ्रू। हाँ जी, बिल्कुल। और चीजों को ना अपने से कनेक्ट करके पढ़ो बेटा, उससे इजी कुछ नहीं है। अब नहीं तो ना तुम इसमें ही फंसे रहते, ये पता नहीं कहाँ से क्या बना दिया। अब आ जाओ, हम आते हैं अब आपकी डिकोडिंग के ऊपर, ठीक है। डिकोडिंग व्याख्या करना, यानी कि आपने मैट्रिक्स को जो बनाया था अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने में इसने क्या बोला है कि मैंने फर्स्ट वाले में क्या क्या लिया है भाई, देखो। अब आप इसमें आपकी इसमें दे रखा है कि जो टीचर का बिहेवियर है उससे रिलेटेड हमने क्या किया है, इंटरप्रिटेशन में डिकोडिंग में लिखोगे। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हमने कलेक्ट की हैं, जो डाटा कलेक्ट किया है, अब उसको रिप्रेजेंट करना है, हमें उसका एनालिसिस करना है कि हमने इस क्लास में क्या क्या तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है, क्या हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है।
फिर आपकी इसमें एक आपको फिर से यही टेबल दे रखी है। इस टेबल में ये बता दिया कि टीचर ने कितने टाइम, इतनी लेंथी टेबल आपको वहाँ पे बना के आने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि क्या है आप गड़बड़ करके आओ, ठीक है? तो डिकोडिंग में आप जस्ट ये टेबल सिर्फ पिछले में शो कर देना। इस टेबल में क्या बता दिया इन्होंने डिकोडिंग में कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बिहेवियर को बता रहा है कि टीचर का टोटल कितनी बार बिहेवियर हुआ है, टीचर का डायरेक्ट बिहेवियर हुआ है या टीचर का इनडायरेक्ट बिहेवियर हुआ है, स्टूडेंट का कौन सा बिहेवियर है, इसमें कितने प्रतिशत इन्होंने अंक दिए हैं, कितने मौन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इन्होंने क्या कर दी, इसकी परसेंटेज निकाल दी। आपको ये परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है। अब मैंने जो उनसे बुक ले रखी है उसमें जस्ट आपका देखो, मैं दिखा रही हूँ जो इंटरप्रिटेशन वाला क्या कर रखा है। देखो ये ना, एक्सप्लेन ऑफ एंट्री इज द मैट्रिक्स टेबल, जो मैट्रिक्स टेबल आपने बनाई है उसकी व्याख्या करना तीसरा पॉइंट है। आपके में पॉइंट क्या दे रखा है, आपके में दे रखा है डिकोडिंग। डिकोडिंग वही है एक्सप्लेन करना। आगे बात समझ में? तो दो जगह आपको ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बता, देखो भाई, अब इसमें जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें आप क्या क्या बता रहे हो, इसमें बता रहे हो कि ये हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्वालिटेटिव नेचर की ली है, कौन कौन सी हमने क्वांटिटेटिव नेचर की ली है। जो भी डाटा हमने डिकोड किया है, तो ये क्लास में जो भी इवेंट हुए हैं, स्पेसिफिक तौर पे देखा जाए तो टीचर का बिहेवियर और टीचर के जो समझाने का तरीका है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरीके से इसने दिखाई है, ठीक है? इसमें टीचर का जो क्वालिटेटिव बिहेवियर है उसमें क्या बताया गया है कि इंटरेक्शन की कैटेगरी कौन कौन सी थी। इंटरेक्शन की कैटेगरी का मतलब जो 7 कैटेगरी टीचर के अंदर आती हैं, तो टीचर ने क्या है, खाली लेक्चर दिया है या अपने बच्चों को प्रेज भी किया है, एनकरेजमेंट भी की है, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है? ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बताई हैं। अब आपके डिकोडिंग में आपके में दे रखा है अध्यापक का कुल व्यवहार वर्ग 1 से 7 तक कितना है, 1 + 12 + 32 + 104 105, ठीक है? ये आपको याद भी रहने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे इसमें कि टीचर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बिहेवियर को यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सा टीचर ने बिहेवियर किया है, स्टूडेंट का क्या बिहेवियर रहा है, ठीक है? उनको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। और इससे पहले में जस्ट मैट्रिक्स कैसे बनाई है वो वाली बात आपको करनी है। क्लियर है या नहीं है? मैम ये वर्ग संख्या यानी क्या है? मैम थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। वर्ग संख्या बेटा सीरियल नंबर। आपको ना जब डिकोडिंग करोगे ना तो आपको ये टेबल दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप जब भी पेपर में करोगे तो आप एक बार ये मैट्रिक्स बना दो। और तीसरा पॉइंट क्या है, डिकोडिंग वाला। डिकोडिंग का मतलब क्या है, आपने सेकंड में जो मैट्रिक्स बनाई थी उसी को आप थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है कि टीचर ने ये एक्टिविटी क्लास के रिकॉर्डिंग के दौरान की है, कि कभी टीचर क्या है लेक्चर दे रहा है, कभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। यानी कि सेकंड पॉइंट में तो मैट्रिक्स कैसे बनाई है वो बताया है, और थर्ड पॉइंट में डिकोडिंग में आप क्या बता रहे हैं कि मैट्रिक्स के जरिए क्या क्या एक्टिविटी मेरी क्लासरूम में हुई है उनको आपको लिख के आना है। दोबारा से मैट्रिक्स नहीं बनानी आपको। क्लियर? मैम जो आपने मैट्रिक्स बनाई है एक बार दिखाना फिर से। भाई मैंने कुछ ना मैट्रिक्स बनाई, 10 डंडे 10 नंबर यहाँ पे लिख लिए, 10 नंबर ऐसे लिख लिए। मैम मुझे बस एक ये चीज पूछनी है आपसे कि क्वेश्चन फॉर्म अगर ये आता है कैसे आएगा और हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, मुझे बस वो बता दीजिए।
क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस, बस ये आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेक्शनल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में बताना है। फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस कब उसने क्या किया, 1959 में इसको दिया। इसमें मेन क्या था, स्टूडेंट और टीचर के बिहेवियर को, क्लास के ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बता दोगे कि हमारी क्लास में इतने इतने टीचर बिहेवियर में हमने वो किया। फिर इसमें बता दोगे कि हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम क्लास की रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम फ्लेंडर के, पहले तो आपने जो मैंने 10 पॉइंट समझाए ना उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे पेजेस खाएगा ये क्वेश्चन आपका, और ये मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने बता दिया 10 कैटेगरीज में कि भाई हम ये सारी चीजें फ्लेंडर ने हमें यहाँ पे दी है। फिर जो प्रोसीजर रहेगा कि इसमें 3 तरीके से हम बात करेंगे, फ्लेंडर ने 3 एक्टिविटी इसके अंदर की हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो क्लास की रिकॉर्डिंग की है कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर उस रिकॉर्डिंग के आधार पर एक मैट्रिक्स तैयार की है, जो मैट्रिक्स आपने, जो टेबल आपने यहाँ पे बनाई। थर्ड में क्या है, डिकोडिंग करोगे कि जो मैंने टेबल बनाई है, मैट्रिक्स बनाई है, उसमें टीचर ने फर्स्ट सीरीज में टीचर ने एक तो 2 नंबर वाला बिहेवियर किया है, एक जो 7 नंबर पे है, ये चीजें उन्होंने वहां पे की है। यानी कि टीचर टॉक में टीचर ने क्या क्या यहाँ पर अपनी क्लास में लिया, कि क्लास में टीचर ने लेक्चर दिया है, वो दिया है, ये चीजें इतना आपको लिखना है। उसके बाद जो इसके गुण और दोष हैं उस पे आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। जो डी कोडिंग हम करेंगे उसमें मतलब कि जैसे कि फर्स्ट वाला उन्होंने एक्टिविटी किया कि फ्लैडर ने, जैसे कि भावना नहीं मैम, हाँ जी, भावनाओं को मतलब एक्सेप्ट जैसे कि किया। हाँ भाषण जी, देने वाला है और प्रश्न पूछने वाला है, तो उसमें कितने बच्चों ने उसका आंसर किया, यस। उसका उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज वगैरह इतनी डिटेल में मत जाना आप लोग, क्योंकि फिर आप लोग फंस जाओगे परसेंटेज निकालते निकालते। जस्ट जो आपने बनाया है डिकोडिंग में, उसको आप क्या करके आ जाओ, बस उसको एक्सप्लेन करके आ जाओ आप, ठीक है, कि टीचर ने अपनी क्लासरूम में ये बिहेवियर आपसे किया है। और फ्लेंडर वाला ना आपका उसमें भी है, किसी बच्चे ने अपनी वो बना ली है प्रैक्टिकल फाइल, मैम अभी नहीं बनाया। उसमें है मैम मैंने सारी फाइल्स बना ली लेकिन किसी में भी नहीं है ये टॉपिक। नहीं टॉपिक नहीं है, ये नहीं है टॉपिक नहीं है मैम। यस मैम, नहीं है नहीं है, मैम, हमने भी बना हमें ली है। हमें जैसे बनी बनाई प्रैक्टिकल प्रोवाइड हुई थी, वही हमें जैसे कॉपी करनी थी। चलो कोई नहीं, अब तुम्हें क्लियर हो गया ना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि उसमें तो हम बिहेवियर ही देख रहे हैं, तो बता सकते हो ना आप लोग। यस मैम, क्यों यस 10 मैम, यस कैटेगरीज मैम। में डिवाइड है, 7 टीचर्स में, फिर 3 उसमें और उसमें मैम, ऐसे करके उसके बाद टेबल्स बनानी है ना इसकी। हाँ जी, वो तो और नहीं लेगा आपसे। पेपर लिखने का पता लग गया, ये क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या लिखना है। पहले उसकी हमें एक्सप्लेन करना यस होगा, मैम। डेफिनेशन और बाय राइटर ब्लेंडर्स की कोडिंग। फिर उसकी कैटेगरीज लिखनी है तीनों में, फिर उसकी वो डिकोड मैम कोडिंग्स लिखनी है, फिर डिकोडिंग पे उसको एक्सप्लेन करना, उसको जो टेबल्स जैसे बना रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करना है। वेरी गुड। और फिर इसका जो प्रोसीजर है वो बता दिया। फिर इस फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, वो मैं अभी बता देती हूँ, है ना। यस मैम, उसमें कंक्लूजन लास्ट। हाँ जी, और कंक्लूजन लास्ट। अब मुझे बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब भाई देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दी आपको इजी से इजी वे में समझाने में, इससे इजी तो मैं और कुछ नहीं करा सकती। क्योंकि मुझे पता ना, जब हम पढ़े थे ना, ये फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ था, बिल्कुल भी। टीचर बस जस्ट लेक्चर दे के चला गया तो चला गया, भाई सुनते थे नहीं हमारी। अब देखो भाई, अब इसके क्या क्या लाभ है, ठीक है, और क्या क्या हानियां हैं। आपको पता है जब हम एमएड करते हैं ना, मेरे को बीएड में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था, सच बताऊं, मेरे को ये टॉपिक क्लियर हुआ था एमएड के अंदर। एमएड में जो 3rd सेमेस्टर होता है ना, उसमें फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस की इतनी मोटी फाइल बनती है 100 पेजों की, पूरा का पूरा जो स्टडी होती है 3rd सेमेस्टर में हमारी, फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस के ऊपर होती है। और उन 100 पेजों को मैंने तुम्हें जस्ट 20 या 30 मिनट में पूरा बता दिया है।
तब जाके एमएड में जाके मेरे को ये क्लियर हुआ था, ओ ये फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस होता है। काश कि पहले ही बता देते कि बस स्टूडेंट और बिहेवियर देखना है। बस क्या करते टीचर, भाई आपकी बुक है, पढ़ा के चले गए, समझ में आता है तो आए, ना आता तो नहीं आए भाई। भी बस मेरा ये कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता। मैम, हाँ जी। अगर टीचर टॉक में हम जैसे बुक में दिया है मेरिट्स में क्या क्या बनता है, टीचर का क्लासरूम में क्या बिहेवियर है ये ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। पैटर्न क्या है, क्या फॉलो चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है क्लास में, इसको इसका निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है। टीचर के बिहेवियर को सुधारने के लिए फीडबैक का भी काम करता है ये, ठीक है, कि भाई हम टीचर को दिखाते हैं, भाई सर या मैडम आपने ना यहाँ यहाँ पे कमी रखी है, तो आपको यहाँ यहाँ पे स्पेशली आप देखते हो ना प्राइवेट स्कूलों में प्रिंसिपल क्या करती है, बैठ के वहाँ पे जस्ट क्लासरूम में जिस भी क्लास का खोल लिया उन्होंने कैमरा, उसमें फिर वो क्लास पूरी होने के बाद टीचर को बुलाएगी और 70 कमियां उसमें निकाल के बता देगी। तो क्या फायदा हुआ उसमें, टीचर को जो जो बिहेवियर में सुधार करना है उसके प्रति फीडबैक उसको मिलता है। टीचर क्या है अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें बिल्कुल स्टैटिक नहीं चलना, अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल रखने का मतलब मान लीजिए अब मेरे बच्चों को आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं हमेशा अपनी टीचिंग को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करती हूँ कि भाई नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा पढ़ो। स्टैटिक का मतलब होता है टीचर ने एक बार बता दिया दोबारा नहीं बताएगा, ठीक है। या फिर जो इन्वायरमेंट में जिस चीज की जरूरत है उस चीज से जोड़ के आप चीजों को बताओ ताकि बच्चे को इजीली क्लियर हो सके। उसके बाद आपका कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है, आपके दोस्त आपके बिहेवियर में किस किस की कमी है ये हमें पता लगता है ताकि इन फ्यूचर हम उन कमियों को दूर कर सके। आगे टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, माइक्रो टीचिंग में, टीम टीचिंग में, सिमुलेटेड टीचिंग में उसमें हेल्प करता है, और रिसर्च कार्य करने में भी ये क्या है हमारी प्रणाली उपयुक्त है, ठीक है। तो गुण दोष बेटा आप इसको याद कर लेना। आगे है आपकी इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस है भाई इस टेक्निक का प्रयोग केवल हम जो भी आपका शाब्दिक बिहेवियर है उसका ही इवेल्युएट कर सकते हैं, अशाब्दिक बिहेवियर का मूल्यांकन नहीं कर सकते, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन को ही हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन वर्बल को हम नहीं कर सकते। नॉन वर्बल का मतलब कई बार टीचर ना गुस्से में ऐसे आंखें दिखाता है, उसको तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे भाई, उसको कैसे शो करें, ठीक है। आगे छात्रों को और अध्यापकों में वर्ग विभाजन एक ऐसा नहीं होता। अब देखो यहाँ पर जो आपको डिवीजन किया गया है भाई टीचर के अंदर तो 7 कैटेगरी आ रही है और स्टूडेंट के अंदर ओनली 2 कैटेगरी आ रही है, तो यहाँ पे ये पार्शलिटी हो गई। आगे ऑब्जर्वर को एक वर्ग को लिखना होता है, ये काम केवल एक सजग, इसमें क्या है ऑब्जर्वर को सिर्फ 3 सेकंड मिलती हैं, तब तक तो बिहेवियर दूसरा बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद केवल ये जो ट्रेंड जो ऑब्जर्वर होते हैं वही इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें छात्र के इंटरेक्शन को कम महत्व दिया गया है, टीचर के इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। ये प्रणाली इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगेगा, पावर ज़्यादा लगेगी, खर्चीली पद्धति है। कई बार तो क्या है क्लास में बिल्कुल साइलेंस रहता है, ठीक है, जिससे हमें पता ही नहीं लग रहा कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद कई बार अच्छे और बुरे टीचर बिहेवियर के रूप में कोई स्पष्ट डिसीजन इस प्रणाली के द्वारा नहीं लिया जा सकता। अलग अलग क्लासरूम में 10 जो भी आपके वर्ग है उसमें विभाजित करना ठीक नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल छोटी क्लासेस में देखते हो तो वहाँ पे यानी कि सब में क्या है 10 कैटेगरी कंप्लीट हो जाएं, ये जरूरी तो नहीं, ठीक है। टैली करना मुश्किल हो जाता है हमें इस टेबल को, इस मैट्रिक्स को, बस यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर है? यस मैम।
अब मुझे बताओ इंटरेक्शनल एनालिसिस अगर पेपर में आ गया तो कौन कितने बच्चे छोड़ के आएंगे? मैम नहीं, वो कर लेंगे। मैम मैम कंप्लीट करके आ जाएंगे। मैम कंप्लीट ओके। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जब हम अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि एक एडल्ट भी है, वो अपनी रियल लाइफ में बहुत जगह पे जाता है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, तो उसकी एक नॉलेज डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। और यही चीज़ सेम हम अपनी एजुकेशन में भी लेकर आए हैं, जहाँ पे हम बच्चों से कहते हैं कि अपने नेचर को या अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो और उन चीज़ों से सीखो। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंस का टीचर बच्चों को कहता है कि आपने अपने आसपास बहुत से अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड को खाने वाले जानवरों को देखा होगा। उसे हम कैटेगराइज करते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस में। अब यहीं पे इस चीज़ को हम लिंक करके ये भी देख सकते हैं कि उनके दाँत कैसे होते हैं। तो ये एक मोड ऑफ टीचिंग होता है हमारे लिए कि जहाँ पे बच्चा अपने आस-पास की सराउंडिंग्स की भी नॉलेज गेन कर रहा है और अपनी बुकिश लैंग्वेज को भी वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म इससे ऊपर कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट एज़ सेम कि आप अपने आस-पास देखो और उन्हीं चीज़ों से आप सीखो। अब इसमें कई लोगों के आर्ग्यूमेंट होते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ अपने आस-पास की चीज़ों से सीखता रहेगा तो वो कुछ गलत एनालिसिस भी कर सकता है। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है कि वो उसका एक पहले बेस तैयार करे और फिर बच्चा जाके उसे अपने बाहर के आउटर वर्ल्ड में एक्सप्लोर करे। तो दैट इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पे टीचर एक बेस तैयार कर देता है और फिर जाके बच्चों को अपने बाहर के एनवायरनमेंट में उसे एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है मैम। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। ये ना 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म वाला। समझ में आ गया सबको? यस मैम आ गया। अब Yes, जैसे ma'am. देखो, अब मैंने आपको बता दिया, मैंने फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में आपको जस्ट बता दिया, ओवरव्यू दे दिया। तो अब आप जब उसको खुद क्या कर रहे हो, उसके बारे में आप सर्च कर रहे हो, खुद उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? कंस्ट्रक्टिविज्म का, है ना? आगे 4 नंबर के अकॉर्डिंग आरती आप बता दीजिए आईसीटी के क्या-क्या यूज है? Okay, ma'am. Hello everyone. तो यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हम आईसीटी का यूज हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने स्टडी को, अपनी टीचिंग को और ज्यादा अच्छा और बना सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें चार लोगों ने इसमें अपने कॉन्सेप्ट रखे, अपनी मीनिंग को रखा है, जिसमें हमारा ओईडी का व्यू आता है। उन्होंने कहा है कि आईसीटी एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, बल्कि यह उन सभी कंपनी और सेवाओं का शामिल करना है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को कंप्यूटर ट्रांसमिट हार्डवेयर और कंप्यूटर और डिस्प्ले के थ्रू हम जो भी प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि अपने स्टडिंग में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है। इसमें 4 लोगों ने, जैसे कि यूनेस्को के व्यू है, फिर स्मिथ और कैबल, ये 4 लोगों ने व्यू दिया। इसके इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में हम हार्डवेयर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सारे चीजें यूज होती हैं इस थ्रू से हम टीचिंग करने में। उसके बाद हमारा इसके लाभ और इसके हानियां, जैसे कि इसका लाभ है कि छात्रों पर केंद्रित होता है, मतलब कि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। स्टूडेंट इसमें अपने तरीके से अपने
अपने तरीके से इसमें एक्सप्लोर कर सकता है और अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकता है और सीख सकता है। टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि टीचर इसका प्रयोग करके वीडियो कैमरा फिर जूम के थ्रू और वो व्हाट्सएप कर सकता है इंफॉर्मेशन को, जिससे बच्चे और अधिक उसमें सीख सकते हैं। और ये हमारे जो प्लानर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एक टीचिंग एजुकेशन का एक गोल्स होते हैं, उसे अचीव करने में आईसीटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम कौन कितना कितना प्रोफाइल मैम 1 मिनट। मैम और बताना है लाभ दोष के अलावा और कुछ भी बताना है इसमें? नहीं नहीं, बस इतना ही है। 4 नंबर इसको कर लोगे ना बेटा, आईसीटी के क्या क्या यूज हो सकते हैं। जैसे अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अब हम देखो इतनी दूर बैठ के क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो ये हमें एक प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं जा रहा, ऑनलाइन लर्निंग के जरिए बच्चा सीख रहा है, ठीक है। किसी को घर पे जाके घर पे बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, हम दूर दूर से क्या है पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भी क्या कर सकते हो, इसके जरिए जुड़ सकते हो, है ना। जहाँ पर आप नहीं जा पाते वहाँ पर भी ये आपको जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसके कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। यस मैम। इसके दोष है जैसे कि नहीं नहीं नहीं, आरती बस रहने दो। सूचना एवं आईसीटी के ये आप लोग कर लोगे, इजी टॉपिक है ये। एक रहता है लर्निंग स्टाइल वाला, ठीक है। ये मैंने किसको दिया था, मैम किसी स्टाइल मेरे को दिया था, मैंने लर्निंग के ऊपर डिस्क्राइब किया था। हाँ जी। नहीं, लास्ट टाइम भी लिखवाया था किसने, सोफिया ने लिखवाया था। सोफिया शायद आज क्लास में नहीं है। ओके मैम। और मैम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम लगी तो पूछ लेंगे क्लास में फिर नेक्स्ट। मैम हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं आएगा तो। हाँ ठीक है, तो आप ना इसको Yes, पढ़ ma'am. के देखना बेटा। फिर 2 दिन बाद मैं लेक्चर लूंगी ना, उस दिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना लर्निंग स्टाइल के बारे में। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर हम 4th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। और जब मैं 4th यूनिट स्टार्ट करूंगी इवैल्यूएशन वाली, तो आपके जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट्स की बुक हैं वो भी साथ में लेके बैठना। फिर उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा